अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? और अभी मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये सबको क्लियरली नज़र आ रही है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आ रही है। वालेकुम सलाम सर। यस ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो आज से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं आपकी पढ़ाई सेक्शन ए। जैसे कल डिस्कस हुआ था कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे सिलेबस। तो मुझे ज़रा यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर रीनेम करने दें। सबसे पहले जो है आपकी बेसिक्स हैं सिलेबस के अंदर जो रिवाइज हो रही हैं। अच्छा, ये आपका सिलेबस है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पहला लर्निंग आउटकम है 1.1 और 1.2। ये दोनों ओ लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद ए लेवल्स में जो आपको आगे नया पढ़ना है दैट इज 1.3 इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी लेवल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और फिर 1.4 आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अभी जो है मैं यहाँ से बेसिकली आपका कॉपी कर रहा हूँ। ये दो चले जाएंगे आपके बेसिक्स में। ठीक है, बेसिक्स हो गए। इसके बाद मैं एक और पेज ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। जब हम इस पे पहुंचेंगे तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका नया टॉपिक है, ये ए लेवल्स का है। एंड आई एम एडिंग वन मोर पेज and this is going to be the last topic. This is called ionization energy। ठीक है, इस तरह हम ये चैप्टर पूरा खत्म करेंगे। आज हमें पहले पढ़ना है 1.1 से स्टार्ट करना है। 1.1 is about the particles in the atom and also about the atomic radius। ठीक है, इसके अंदर मैं पहले एक जर्नली ये सारे पॉइंट्स, फर्स्ट 7 पॉइंट्स रीड आउट कर रहा हूँ, फिर मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर 1 है कि स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दैट एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एटम में ज्यादातर जगह खाली होती है और उसमें सेंटर में बीच में बहुत छोटा सा एक डेंस न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास शेल्स में होते हैं, जो उस एम्प्टी स्पेस में होते हैं शेल्स। यानी कि आपको जनरली एक एटम की डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। फिर आपको आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करना आना चाहिए प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेटिव चार्जेस एंड देयर रिलेटिव मासेस। के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का कितना मास होता है, इनका कितना चार्ज होता है। और आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए द टर्म्स एटॉमिक नंबर्स एंड प्रोटॉन नंबर्स, जिनको मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है। फिर आपको चार्ज और मास डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए एटम के अंदर। बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से अगर इन पार्टिकल्स को गुजारें तो उनका क्या बिहेवियर होगा। अगर आपको
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने को दिए जाएं एटम में और आयंस में, तो आप निकालना जानते हो। अगर एग्जामिनर आपको सिर्फ उनका प्रोटॉन नंबर और मास नंबर दे दे, और फॉर आयंस साथ में उसका चार्ज भी देगा एग्जामिनर आपको। State and explain qualitatively the variation in atomic radius and ionic radius across a period and down a group. एक ग्रुप के अंदर और पीरियड में एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्यों और किस तरह चेंज होता है, ये हमें पढ़ना है। ये जो लास्ट टॉपिक है ना, सिर्फ ये एक न्यू टॉपिक है, ये ओ लेवल में बिल्कुल नहीं था, ये हमारे लिए न्यू है। टॉपिक नंबर 7, वेरिएशन इन atomic and ionic radius across a period and down the group. उसके बाद टॉपिक आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स भी आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने टर्म आइसोटोप को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आइसोटोप्स की नोटेशंस पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपने बताना है कि व्हाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाई आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पूरा टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह मैं आज की क्लास में ये कवर करूंगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्टिकल्स इन द एटम एंड एटॉमिक रेडियस का जो कॉन्सेप्ट है। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि द टर्म एटम मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एक एटम होता है, which takes part in a chemical रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अच्छा समिता, आपको आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। अच्छा ठीक है। सबसे पहले है एटम की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि एटम के सेंटर में एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है विच यू कॉल्ड न्यूक्लियस। ऑल्दो ये बातें आप लोगों के लिए बेसिक होंगी बहुत, बट इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो हमें कवर करनी है ये। परेशान नहीं हो, आपको बहुत कुछ नया पढ़ने को भी मिलेगा ऑलरेडी। एटम के अंदर ज्यादातर जो होता है न्यूक्लियस के आसपास मोस्टली एम्प्टी स्पेस होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि देयर आर 3 सब एटॉमिक particles called protons, neutrons and electrons. ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, अगर इसको हम एक टेबल फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर लें तो थोड़ा सा समराइज हो जाएगा हमारे लिए। कि यहाँ पर हम लिख लेंगे किस पार्टिकल की बात हो रही है, और उस पार्टिकल की लोकेशन एटम में कहाँ पर है, और उसके बाद हम डिस्कस कर लें कि उस पार्टिकल का रिलेटिव चार्ज क्या है
और उसके बाद आपको पता होना चाहिए उस पार्टिकल का रिलेटिव मास। सो पार्टिकल नंबर 1 आपके पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन की लोकेशन होती है कि वो न्यूक्लियस में होता है और उसका चार्ज होता है पॉजिटिव, उसका मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। The second particle is called neutron. न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है, इसका चार्ज नहीं होता पर इसका मास प्रोटॉन के बराबर ही होता है। थर्ड पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड न्यूक्लियस होते हैं। अराउंड न्यूक्लियस जो जगह होती है उसको हम शेल्स कहते हैं। इनका चार्ज नेगेटिव होता है और इनका मास बहुत कम होता है, 1/1840 टाइम्स AMU। ये वो बातें हैं जो आपने ओ लेवल्स में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी तक 2 बातें आपको पढ़ाई हैं, दिस कवर्स योर लर्निंग आउटकम नंबर 1 एंड लर्निंग आउटकम नंबर 2, ठीक है। अब हमें देखना है कि किस तरीके से चार्ज और मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपका एटम के अंदर। सो दिस मीन्स के आपके जो एटम के अंदर, अगर ये आपका एटम है तो आपके एटम के सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स यहाँ पर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर ऑल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है। एंड ऑल द मास, और जितना भी मास है वो सारा न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि जो मेन हैवी पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, वो सारे न्यूक्लियस के अंदर हैं। उसके बाद इस जगह पे आपके पास एम्प्टी स्पेस के अंदर यहाँ पे आपके पास क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास सारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ज्यादा मास नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोई खास मास नहीं होता। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड मास इन एन एटम। एक एटम में चार्ज और मास इस तरीके से डिवाइडेड है, सारा नेगेटिव चार्ज बाहर है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट द लर्निंग आउटकम इज कि स्टूडेंट शुड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। Behavior of subatomic particles in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2 प्लेट्स हैं इस तरीके से, one is connected to the positive of the battery and the other one is connected to the negative of the battery,
और आप इसके बीच में से इस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स गुजार रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दीज आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एट सेम स्पीड, एक ही स्पीड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो देखने में आता है कि यहां से आगे जाने के बाद प्रोटॉन्स जो हैं, प्रोटॉन्स दे मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड। दिस इज द बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें देखने में आता है कि प्रोटॉन्स डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव as they are पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन खुद क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अदर हैंड दे इमीडिएटली मूव इनटू द नेगेटिव, दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स deflects towards positive as they are negative and deflects more than protons। वो प्रोटॉन से ज्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं as electrons are lighter in mass। इलेक्ट्रॉन्स थोड़े हल्के होते हैं मास में, इसलिए वो ऑन द अदर हैंड न्यूट्रॉन जो हैं, these are your न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाते हैं। न्यूट्रॉन्स पास undeflected as they are electrically neutral, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। So this is the behavior of the three particles in an electric field। अच्छा, यहां तक बेटा आप लोग बताओ, आपको क्लियर है? आपको ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अभी क्लास के एंड में मैं आपको ये पूरा जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं ये क्लियर है आपको सबको यहाँ Yes, तक? sir, Yes, clear. sir. तो ये जो पॉइंट था ये आपका सिलेबस का पॉइंट नंबर 5 था। डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ बीम्स ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूविंग एट द सेम वेलोसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 6 आपसे कहा गया है कि डिटरमाइन the number of proton, neutron, and electrons present in both an atom and ions given the atomic number, mass or nuclear number and a charge। इसको हम कहते हैं determining protons, electrons and neutrons। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं? ऑल्दो ये बहुत बेसिक बातें हैं, बट इट इज पार्ट ऑफ योर इवन ए लेवल सिलेबस, तो आपने करनी है। तो इफ प्रोटॉन नंबर, अगर आपको प्रोटॉन नंबर पता है जिसका दूसरा नाम एटॉमिक नंबर होता है, एंड मास नंबर जिसका दूसरा नाम न्यूक्लियॉन नंबर होता है,
इज नोन, अगर ये पता हो, देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, आप एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड, आप उसके एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। बट फॉर एन आयन, पर अगर आप एक आयन की बात करें, द चार्ज ऑन द आयन is also required to find electrons। तो अगर आप आयंस के अंदर पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं तो साथ में आपको आयंस का चार्ज भी पता होना चाहिए। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स, ये बहुत आसान है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नई बात आपको बस इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो पढ़ने को मिलेगी इस टॉपिक में, बाकी तो ये टॉपिक में आपको बहुत कुछ नया है आगे। एग्जाम्पल में आपके पास अगर हम बात करें कि सोडियम एटम की और साथ में फिर सोडियम के आयन की, कि अगर आपको सोडियम के एटम में और सोडियम के आयन में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, या फर्ज करें आपको मैग्नीशियम के एटम में और मैग्नीशियम के आयंस में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, या आपको क्लोरीन एटम में और क्लोरीन के आयन में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, या इसी तरह आपने ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन के आयन में ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? आप सबको सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल में सिंबल दिया होता है उसमें जो नीचे नंबर लिखा होता है Z, ये पता होना चाहिए, और जो ऊपर नंबर लिखा होता है A, ये पता होना चाहिए। Z इज योर प्रोटॉन नंबर एंड A इज योर मास नंबर, ठीक है। सो अगर आपके पास प्रोटॉन नंबर देखें तो प्रोटॉन नंबर एटम और उसके आयन का चेंज नहीं होता, ठीक है। 11 होता है सोडियम का प्रोटॉन नंबर। इसी तरह मैग्नीशियम का 12 होता है और क्लोरीन का 17 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है। ये हो गया प्रोटॉन नंबर। इस नंबर से आपको पता चल जाएगा कि इन सब में प्रोटॉन कितने हैं। ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है, प्रोटॉन इनमें 11 है, इसमें 12 है, इसमें प्रोटॉन 17 है, और इसमें प्रोटॉन 8 है, ठीक है। अच्छा, एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस बराबर होता है एटम में। तो एटम जिस साइड पे मैं लिख रहा हूँ उसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स में भी वही नंबर लिख रहा हूँ जो मैंने प्रोटॉन में लिखा है। माइक रखें बेटा जरा अपना। और यहाँ इलेक्ट्रॉन में हम 8 लिखेंगे। बट आयंस में क्या होता है कि आयंस में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होते, क्योंकि आयन बनाते वक्त एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन किया होता है। तो पॉजिटिव आयन बनाते वक्त एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होते हैं, नेगेटिव आयन्स बनाते वक्त एटम्स ने इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं। तो चार्ज इसलिए पता होना चाहिए जिससे उससे आपको पता चलता है एटम में से इलेक्ट्रॉन कितने लूज हुए हैं, कितने गेन हुए हैं। प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और 1 प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो इसलिए आप इलेक्ट्रॉन 11 थे इसके पास, +1 का मतलब है एक लूज हो गया, तो अब आप यहाँ पर
10 लिखेंगे। इस तरीके से +2 का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए 12 में से, तो भी आप यहाँ पर 10 लिखेंगे। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, -1 का मतलब है एक एक्स्ट्रा गेन हुआ है। तो 17 इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए थे, एक गेन हो गया है, तो 18 लिखेंगे आप यहाँ पे। 2 माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए थे, 2 गेन हो गए, तो इसमें आप 10 लिखेंगे। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका सब में सेम है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर चाहिए होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको मास नंबर नहीं चाहिए होता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिर्फ नीचे वाले नंबर से निकल आता है। जो ऊपर वाला नंबर है मास नंबर, जो कि एटम और उसके आयन में चेंज नहीं होता। ये नंबर्स, प्रोटॉन नंबर्स और मास नंबर, एटम और उसके आयन में सेम रहते हैं। 24, सॉरी, किसके लिए 24 है? ये मैग्नीशियम के लिए। क्लोरीन के लिए 35 लिख रहा हूं मैं। 35.5 अगर किसी के जहन में आ रहा है तो वो उसका एवरेज आइसोटोपिक मास है। क्लोरीन एटम का मास जो होता है वो या तो 35 होता है या तो 37 होता है, ठीक है। एवरेज आइसोटोपिक मास है 16। तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप सबको पता है कि आपको मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस करना पड़ता है, यानी कि 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 इज 12। और यही नंबर एटम से आयन में सेम रहता है, क्योंकि आयन बनाते वक्त सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस आता है। तो अगर आपने यहाँ न्यूट्रॉन निकाल लिए हैं 24 माइनस 12 इज 12, तो यही न्यूट्रॉन नंबर आयन में रहेगा 12। और यहाँ पे अगर आपने न्यूट्रॉन्स निकाल लिए हैं 35 माइनस 17 18, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आपके 18 रहेंगे। और यहाँ पर न्यूट्रॉन अगर आपने 16 माइनस 8 इज 8, तो यहाँ पे भी न्यूट्रॉन आपके 8 रहेंगे। ऑल्दो ये बहुत बेसिक बात थी, बट ये पढ़ाना जरूरी थी बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नई बात जो आपको पढ़ने को आज मिल रही है वो ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली the variation in atomic radius and ionic radius across a period and down the group। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन एटॉमिक रेडियस एंड व्हाट इज एन आयनिक रेडियस। उसके बाद हम उसकी वेरिएशन को पढ़ेंगे पीरियड में और ग्रुप में। ये हमारा टॉपिक है, ये नया है। दिस इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। ये आपका न्यू टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले जो चीजें आपने पढ़ी थी वो बेसिक रिवीजन था आपका। सबसे पहले यू नीड टू डिफाइन व्हाट इज एन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन ये है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को आप क्या कहते हैं? वैलेंस शेल को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। अगर मैं इसको पिक्टोरियल डायग्राम से समझाऊं, फर्ज करें अगर आपके पास एक एटम का
ये रेडियस है, ठीक है, ये इसका, दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और इसका यहाँ पर बिल्कुल कहीं पे ना, फर्ज करें सेंटर है, तो इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो उसका, दिस विल बी कॉल्ड दी रेडियस। जिस तरह मैथ्स में सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, जो रेडियस की डेफिनेशन मैथ्स में है, वही एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट है। सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। अब अगर ये एटम का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो एटम का रेडियस होगा, और अगर आप आयन का मेजर कर रहे हैं तो ये आयोनिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं स्लो स्लो बताऊंगा चीजें, क्योंकि ये नई बातें हैं, तो पहले मुझे हर चीज के ऊपर आपसे एक फीडबैक चाहिए होगा कि आपको एटम के रेडियस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें सिर्फ चैट में लिख दें, आपको माइक अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, चैट में लिख के बता दें कि आपको एटम का रेडियस समझ में आया क्या होता है, और जो बात नहीं समझ में आए वो आप माइक अनम्यूट करके बीच में पूछ लें इंटरप्ट करके कि क्या हुआ कॉन्सेप्ट। सही है, बच्चों को रेडियस का तो मतलब समझ में आ गया, क्योंकि ये बिल्कुल आपका मैथ्स में जैसे सर्कल का रेडियस होता है उसी जैसा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हमें आगे इसकी वेरिएशन पढ़नी है। ठीक है, हमें रेडियस की वेरिएशन, रेडियस कैसे चेंज होता है, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं डाउन द ग्रुप, कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में नीचे जाते हुए एटॉमिक रेडियस किस तरीके से चेंज होता है। अब ग्रुप में आप सबको पता है कि गोइंग डाउन द ग्रुप, number of shells increases, right? Example, group 2। ग्रुप 2 में अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, या फिर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, या फिर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो आप सबको पता है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2 है, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 है। ठीक है, ये 4 है बेरिलियम, 2,2 है। कैल्शियम इज 2 8 8 2। तो बेरिलियम में क्या हो रहा है, बेरिलियम में सेकंड शेल इज वैलेंस, यानी कि आउटर मोस्ट शेल है। यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है, थर्ड शेल इज वैलेंस, आपका थर्ड शेल वैलेंस है, और यहाँ पे आपका क्या हुआ है, फोर्थ शेल इज वैलेंस। तो ग्रुप में नीचे जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, वैलेंस शेल आगे आगे वाला शेल वैलेंस शेल होता जा रहा है। इस वजह से क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग शेल्स, क्योंकि आपके शेल्स बढ़ते हैं डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस also
इंक्रीजेस, तो आपका एटम का रेडियस भी बढ़ता है। अच्छा, आपके पास एक डेटा बुकलेट दी हुई होगी, ये आपके पास हर वक्त होगी। इसके अंदर आपको एक टेबल मिलेगा एटम के रेडियस का। मैंने आपसे कहा था कि जब इसकी बारी आएगी तो मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा। तो इसका ये काइंड ऑफ इंडेक्स है शुरू में। इंडेक्स में अगर आप टेबल नंबर 5 की हेडिंग पढ़ें, तो टेबल नंबर 5 की हेडिंग है कि इट इज अबाउट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो जब आप टेबल नंबर 5 खोलेंगे तो आपको इसके अंदर एटम और आयन के रेडियसेस मिलेंगे, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। ये टेबल नंबर 1 है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये टेबल नंबर 2 है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। टेबल नंबर 3 नहीं है जरूरत हमें। टेबल नंबर 4 की हमें जरूरत नहीं है। जैसी 5 लिखा हुआ आएगा खुद ही हेडिंग आपके सामने आ जाएगी, ये रही, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अच्छा, इस वक्त हम पीरियड को स्टडी नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग अ पीरियड, वी आर स्टडिंग अ ग्रुप। ठीक है, यू कैन स्टडी एनी ग्रुप। मैंने ग्रुप 2 पहले स्टडी करना है चाहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, ग्रुप 2 को, उसके एटम्स और उसके आयंस दोनों का रेडियस, और मैं आपको ये यहाँ पे पुट करके दे रहा हूँ डेटा। ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, मतलब वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास हर वक्त होंगी जैसा आपका स्पीड टेबल होता है। ठीक है, तो नोट करने की बात क्या है कि जिन वैल्यूज को मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ कि बेरिलियम का रेडियस है 0.112 नैनोमीटर। एनएम स्टैंड्स फॉर नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है, नैनोमीटर स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻⁹ ऑफ अ मीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ ऑफ अ मीटर। ये बेरिलियम का साइज है। बेरिलियम के मुकाबले में अगर आप मैग्नीशियम देखें तो उसका साइज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास भाई थर्ड शेल बैलेंस है। बेरिलियम में क्या था, बेरिलियम में आपके पास सेकंड शेल बैलेंस था। यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास थर्ड शेल बैलेंस हो गया। फिर कैल्शियम में आपके पास क्या हुआ, फोर्थ शेल बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से नीचे वाले के पास आपके पास फिफ्थ शेल बैलेंस हो जाएगा। इस तरह आपके एटम के रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे, एटम के रेडियस। ठीक है, बट अगर आप कंपेयर करें हर एटम के रेडियस को उसके अपने आयन के रेडियस से, तो वो थोड़ा सा छोटा है। मतलब बेरिलियम का आयन जो है 2+, उसका रेडियस बेरिलियम एटम से काफी छोटा है। इसी तरह मैग्नीशियम एटम के मुकाबले में मैग्नीशियम आयन का रेडियस भी काफी छोटा है। बट अगर हम आयंस को आपस में कंपेयर करें तो बेरिलियम आयन के मुकाबले में मैग्नीशियम आयन का रेडियस बड़ा है, और कैल्शियम आयन का रेडियस मैग्नीशियम आयन से बड़ा है। तो ये दो कंपैरिजन हमने पढ़ने हैं। उसकी वजह यह है कि बेरिलियम आयन के पास फर्स्ट शेल वैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जब एटम आयन बनाता है तो वो अपने मेटल्स की बात हो रही है, तो वो अपने लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये कैटाइंस हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस से बनते हैं। तो अगर एटम के पास 2 शेल हैं तो आयन के पास 1 शेल कम होगा। अगर मैग्नीशियम के पास 3 शेल हैं तो मैग्नीशियम आयन के पास 2 शेल हो जाएंगे, सेकंड शेल बैलेंस हो जाएगा। ये बात अभी मैं आपको लिख कर एग्जाम्पल से और बताता हूँ। अगर कैल्शियम के पास 4 शेल्स हैं तो कैल्शियम आयन के पास उसका थर्ड शेल बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 1 शेल कम आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ नोट करने की बात यह है कि cations have a smaller radius than its atom। कैटाइन का रेडियस उसके एटम से छोटा है। ठीक है, इसकी वजह यह है cations have one less shell
देन इट्स एटम। एग्जाम्पल, अगर हम एटम की बात करें और फिर उसके कैटाइन की बात करें, तो जो आपके पास बेरिलियम है, बेरिलियम का जो एटम है उसमें आपके पास सिर्फ 2 शेल्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बेरिलियम भाई हैं हमारे, इसलिए इसका साइज यहाँ पे लिखा हुआ है 0.112 नैनोमीटर। कंपेयर टू दैट जो उसका कैटाइन है बेरिलियम का, उसके पास सिर्फ एक शेल है, इसलिए उसका साइज यहाँ लिखा हुआ है 0.031 नैनोमीटर। 0.031 नैनोमीटर। इसी तरीके से अगर हम देखें मैग्नीशियम, तो हमें बात समझ में आएगी कि मैग्नीशियम एटम का साइज बेरिलियम एटम से बड़ा क्यों है। कि मैग्नीशियम एटम में एक शेल, 2 शेल, के बाद एक तीसरा शेल भी है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम एटम का साइज आ रहा है 0.0160 नैनोमीटर। पर इसका जो आयन होगा मैग्नीशियम का, उसके पास एक शेल कम हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड शेल रहेगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में से आयन बनाते हुए लूज करेगा। जिसका मतलब है कि मैग्नीशियम के मुकाबले में तो उसका साइज छोटा होगा, 0.160 से उसका साइज छोटा होगा, बट उसका साइज एटलीस्ट बेरिलियम आयन से बड़ा होगा, क्योंकि बेरिलियम आयन के पास सिर्फ एक शेल है और मैग्नीशियम आयन के पास 2 शेल्स हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम इसकी समरी देखें, समरी यहाँ पे लिखें पूरे टॉपिक की, तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में पॉइंट नंबर 1, both atomic and ionic radius increases down the group. एटम का रेडियस हो या आयन का रेडियस हो, दे बोथ इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, दोनों इंक्रीज होते हैं, बट रेडियस ऑफ अ कैटाइन, एक कैटाइन का रेडियस इज स्मॉलर देन इट्स एटम। वो अपने एटम से छोटा होता है कैटाइन का रेडियस, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर द एनाइन। एनाइन का रेडियस बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप नॉन मेटल का देखेंगे, बट रेडियस ऑफ एनाइन इज लार्जर देन इट्स एटम। अब ये बात क्यों हुई कि एनाइन का रेडियस लार्जर क्यों आ रहा है, ये भी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले तो आप यहां तक बताएं कि आपको समझ में आया कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड और आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या है। Yes, sir, clear. ठीक है, ओके। हाइड्रोजन का मतलब एक शेल हुआ, मतलब तो आप क्या पूछ रहे थे बेटा? ये दिया हुआ है ना हाइड्रोजन का साइज आपको, ये रहा। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन नहीं बनाएगा ना, उसका तो रेडियस ही नहीं बचेगा।
नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन बनाने के बाद तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचते ना, शेल कहाँ से रहेंगे, नेगेटिव आयन बनाने पर उन्होंने दिया हुआ है। चले मैं इसी की एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ कि हाइड्रोजन के मुकाबले में उसका जो नेगेटिव आयन है उसमें साइज क्यों बड़ा है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी शॉर्टेस्ट एग्जांपल रहेगी। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन जो होता है ना, यहाँ अटेंटिव रह के देखिएगा, हाइड्रोजन के अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के, और इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस ये होता है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन ये है एटम, और ये है इसका एनाइन। एनाइन बनाते वक्त प्रोटॉन में तो चेंज नहीं आएगा, प्रोटॉन नंबर तो 1 रहेगा। अच्छा बाय द वे ये मैंने शेल नहीं बनाया, मैंने न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज फर्स्ट शेल, मैंने फर्स्ट शेल ड्रॉ किया। तो ये जो फर्स्ट शेल है इसके अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन का एनाइन, तो उसका चार्ज हो जाएगा -1। अब एटम का साइज ये दे रहे हैं 0.037 नैनोमीटर, और एनाइन का साइज ये दे रहे हैं 0.208 नैनोमीटर, जबकि इसके पास भी क्या है, फर्स्ट शेल ही है, शेल चेंज नहीं हुआ है। एटम से एनाइन बनाते वक्त शेल चेंज नहीं हुआ है, शेल उतना ही है, बट डिस्टेंस बढ़ गया। सही है, इनफैक्ट मुझे ये चीज दिखाने के लिए ना आपको इसको थोड़ा सा बनाना भी छोटा चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको छोटा बना दूंगा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ इट बिट स्मॉलर, ताकि आप जो है ना वो, ठीक है, ये थोड़ा छोटा बनाया है, उसको थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं हम, उसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये भी फर्स्ट शेल है पर थोड़ा बड़ा है। अब ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो कम था, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है आपके पास वो अच्छा खासा ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है आपके पास। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्चुअली शेल जैसी कोई चीज नहीं होती है, मतलब जो मैंने लाइनें बनाई ना गोल गोल, ये कोई लाइनें नहीं होती, तभी इन्होंने सवाल पूछा था कि सर हाइड्रोजन, मोहम्मद एहसन क्या पूछ रहे हैं? जी बेटा माइक अनम्यूट करके पूछें, क्या पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था कि डिस्टेंस एनाइन में कैसे इंक्रीज हो गया। जी ये जी शेल मैं तो वो एक ही है। वही बता रहा हूँ कि ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है ना, सर्कुलर लाइंस रेड कलर की, ये कुछ नहीं होते एक्चुअली, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सब कुछ होते हैं, जो मैं क्रॉस बना रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इस तरह से जैसे आपका प्लैनेट सिस्टम होता है ना, जैसे आप बुक्स के अंदर सोलर सिस्टम पढ़ते हैं बचपन में, तो बचपन में बुक्स में, साइंस की बुक्स में बीच में सन बना हुआ होता है, आसपास उसके अलग प्लैनेट्स बने हुए होते हैं, प्लैनेट्स के आसपास वो जो है ना वो यूजुअली गोल गोल लाइनें बनाते हैं इस तरह रेडियस की। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आप मून पे जाकर कहीं पे देखें तो आपको जो है ना वो अर्थ या मून किसी सर्कुलर रोड के ऊपर घूमते हुए नजर आ रही होगी। मतलब ये लाइंस इमेजिनरी होती हैं, ये लाइंस का मतलब होता है ये पाथ होता है जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो ये लाइन बनी हुई होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस दायरे में घूम रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये दायरा भी नहीं होगा। तो जो कैटाइन का कॉन्सेप्ट है ना हाइड्रोजन के लिए कैटाइन का साइज इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा
तो हम डिस्टेंस कहाँ लेंगे? अगला कोई हमारे पास सिरा ही नहीं होगा, सेंटर तो हमारे पास न्यूक्लियस तो वही होगा, पर आगे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा जहां तक आप डिस्टेंस लें। किसकी बात हो रही है? कैटाइन की। ठीक है, अब इसका एनाइन के साइज की एक्सप्लेनेशन से क्या ताल्लुक है? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो डिस्टेंस होता है ये न्यूक्लियस से एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक का डिस्टेंस होता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक का डिस्टेंस होता है। यानी कि मैं अपने डेफिनेशन में भी ये बात मेंशन कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि atomic radius the distance from the center of an atom to its outermost shell के इलेक्ट्रॉन्स लिख लें आप यहाँ पे। ठीक है, यानी कि वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट, इलेक्ट्रॉन्स, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स तक का डिस्टेंस जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो उस तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि एटम के अंदर, हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हाइड्रोजन के एनाइन में दो इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और आता है ना तो वो थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को अपने पास पुल कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव चार्ज उनके बीच पुल डिवाइड हो जाता है। जरा बात को समझिए, फर्स्ट करें मैं एक अकेला हूं, मैं प्रोटॉन, और आप में से कोई एक स्टूडेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन है और मुझे उसे अपने पास पकड़ के खींचना है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपने फिजिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर आप, एक बच्चा जो है वो रस्सी से, थ्रेड से स्टोन को बांधे और गोल घुमाए तो उसके गोल घूमने की जो फोर्स होती है वो मेनली कहाँ से जनरेट होती है? सेंटर से, आपके हाथ से जनरेट होती है। तो वो जो फोर्स है ना वो न्यूक्लियस से जनरेट हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रख रही है, पर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है इसलिए प्रोटॉन में जाके गिरता नहीं है, गोल गोल घूमता रहता है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन इस दायरे में ऐड हो जाए तो जो सेंटर से फोर्स है वो डिवाइड हो जाएगी दोनों में। ठीक है, फोर्स थोड़ी सी डिवाइड हो जाएगी दोनों में। तो डिवाइड होने से क्या होता है कि ये दोनों थोड़े एक दूसरे से दूर, लूज हो जाते हैं। सेंटर से थोड़ी सी फोर्स डिवाइड होने से लूजिंग हो जाती है, तो आपका शेल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, इसलिए शेल का साइज बढ़ जाता है। तो जो एक्सप्लेनेशन है इस बात की वो ये है, इस पूरे की जो एक्सप्लेनेशन है, तो सर हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बढ़ते जाते हैं उस तरीके से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे पास लूज होती जाती है या कम होती जाती है। जी, एनाइंस हैव, बेटा एनोटेट नहीं करें, anions have more valence electrons than its atom। देखें, अगर कोई आपसे पूछता है कि कैटाइन का साइज क्यों छोटा है एटम से, तो आप बोलते हो कैटाइन के पास एक शेल कम है, कैटाइंस हैव वन लेस शेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोलते हो कि उसके पास है वन लेस शेल। और इसकी लॉजिक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे को समझ में आती है कि जब शेल एक कम है तो साइज छोटा ही होगा, जाहिर सी बात है। पर जब आपको बताना होता है कि एनाइन का साइज क्यों बड़ा है तो आप कहते हो एनाइंस हैव मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एनाइन के पास शेल कम ज्यादा नहीं है, शेल उसके पास उतना ही है, पर शेल कोई फिक्स जगह नहीं है कि फर्स्ट शेल का डिस्टेंस हमेशा उतना ही होगा। शेल इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर न्यूक्लियस के बाद पहले सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था तो अलग बात थी, अब न्यूक्लियस के बाद अगर उस जगह पर दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो एक अलग बात हो गई। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है? ड्यू टू विच, इस बात से क्या होता है? the electrons move
अवे, इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़ा सा दूर चले जाते हैं फ्रॉम दी न्यूक्लियस। ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। इसकी दो रीजंस दी जाती हैं, दूर होने की वजह दो हैं। ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, एक तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा तो उस वजह से वो दूर होता है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है इसलिए वो एक दूसरे से दूर होता है। एंड ऑल्सो द फोर्स ऑफ attraction between protons and electrons become weak। ठीक है, सो फालिया कह रही है स्क्रीन शो नहीं हो रही थी उन्हें, बाकी लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। चलें, अब आपकी क्लास का टाइम भी यहाँ खत्म हो गया है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये लेक्चर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अभी आपने सिर्फ ग्रुप वेरिएशन पढ़ी है, अभी आपने पीरियड वेरिएशन नहीं पढ़ी है, डाउन द ग्रुप पढ़ा है। मैं नेक्स्ट टॉपिक की सिर्फ यहाँ हेडिंग डाल के जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास आपकी जब होगी तो वी विल बी स्टार्टिंग विद पार्ट बी, दैट इज अलोंग अ पीरियड। एक पीरियड में एटम का और आयन का साइज किस तरह चेंज होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। यहाँ तक के नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको दोबारा देखने के लिए एडमिन से मिलेगी। अल्लाह हाफिज, दूसरी क्लास ज्वाइन कर लें बेटा। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। Allah Officer. अल्लाह हाफिज।